हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का क्रमिक विकास और उसकी उपभाषाएं और बोलियां। उसी कड़ी में अगला पाठ है आज हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। उसमें हमने उपभाषाओं की बात करी थी और आज हम भाषा कैसे बनी उसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये आगे बढ़ी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से आगे बढ़ी। तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। बच्चों, हम लोगों को जो बाहर से आए और हिंदुस्तान में बसे, जिन्होंने हिंदुस्तान बसाया, वो आर्य लोग थे और इसीलिए हमारी भाषा को आर्य भाषा कहा गया। तो हिंदी का पुराना नाम आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। देव भाषा यानी देवों की भाषा। इसमें देवताओं का वर्णन किया गया है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। संस्कृत हमारी भाषा की जननी है और उसकी उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी आर्य भाषा को संस्कृत की उत्तराधिकारिणी माना जाता है। हिंदी वस्तुतः फारसी शब्द भाषा का शब्द है। हिंदी अगर मूल रूप से देखें तो फारसी भाषा का शब्द है, जिसको कि जो शब्द था हिंद, उसका अर्थ होता था हिंदी का या हिंद से संबंधित। तो उन्होंने उस हिंद शब्द को बदल दिया और ईरानी भाषा में सा को हा बोला जाता है, तो वो सिंध बोलते थे, उस सिंध को हिंद हो गया। यानी वो सा का प्रोनाउंसिएशन उनका हा जैसा है, तो ये सिंध की जगह हिंद हो गया और फिर इसी से कालांतर में और इसका पर्याय बन करके हिंद से हिंदी शब्द उभरा। ये तो थी इसकी इतिहास की कैसे शुरू हुआ। हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। जो भारत के जो परिवार हैं, उनमें जो आधुनिक काल की प्रमुख भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी भाषा एक प्रमुख भाषा है। और उसका क्रम क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाएं। तो ये शुरुआत संस्कृत से हुई। अब अगर हम इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, बच्चों ये पाठ बहुत कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक पेन पेपर लेके आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ। संस्कृत जननी है, जिसमें 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया और उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन थी वो? प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 से 500 ईस्वी पूर्व था। ईसा मसीह का जो काल था, उससे पहले वाले काल को ईस्वी पूर्व कहते हैं, उस काल को ईस्वी कहते हैं और उस काल के बाद को ईस्वी के बाद अब तक कहा जाता है। तो 500 ईस्वी पूर्व इस भारतीय आर्य भाषा का काल था। फिर 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी और उसके बाद 1000 ईस्वी से अब तक यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कहलाया गया। तो यानी हमारी जो आर्य भाषा थी उसको 3 भागों में बांट दिया। ईस्वी पूर्व प्राचीन, ईस्वी के समय 500 से 1000 मध्यकालीन भाषा और ईस्वी 1000 ईस्वी के बाद वाली आधुनिक आर्य भाषा काल। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था उसको वैदिक और लौकिक काल भी कहा गया। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ था। यानी हम आर्य भाषा का जो प्राचीन काल था उसमें जो भी काव्य रचनाएं हुई वो संस्कृत भाषा में हुई। और किस किस ने करनी, इसके मुख्य कवि और लेखक कौन थे? वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, कालिदास। 2-4 नाम अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप, व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। अब ये जो कालखंड था पुराना, प्राचीन, उस कालखंड को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन सा? वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। तो अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। वेद जिस समय में हुए वो वैदिक संस्कृत काल कहा गया। अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, अभी हिंदी नहीं आई है, ये संस्कृत काल है। यानी प्राचीन आर्य भाषा काल कौन सा है? संस्कृत का है। प्राचीनतम रूप संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद है। जो प्राचीनतम कृति है, जो सबसे पुरानी कृति है, जो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, वो क्या है? ऋग्वेद है और ये संस्कृत में लिखा हुआ है।
ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई। जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और जो उपनिषद वगैरह लिखे गए वो सब संस्कृत में लिखे हैं। तो ये प्राचीन आर्य भाषा काल के वैदिक संस्कृत काल का समय था। उस समय ये सब लिखा गया। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा वही रही हो, अब उससे पहले भी हो सकता है कोई भाषा रही हो, लेकिन जब से हमें लिखित भाषा का जो हमारे पास प्रूफ है वो ऋग्वेद से है, तो हम वहां से अपनी इतिहास को मानते हैं। उससे पहले हमें कुछ भी लिखित रूप में नहीं मिला था। इससे यह अनुमान लगता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा है, वैदिक संस्कृति थी। तो हमने इसको वैदिक संस्कृत मान लिया। अब अगर हम दूसरे का पार्ट 2 यानी लौकिक संस्कृति, अभी हम प्राचीन आर्य भाषा की बात कर रहे हैं, तो लौकिक संस्कृति में कौन सा आया? जो दर्शन ग्रंथ के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में हुआ। अब ये तो ऋग्वेद और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ थे, उसके बाद कुछ साहित्य शुरू हुआ जो कि संस्कृत में था, जिसमें वाल्मीकि की रामायण थी, वेद व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि की जो रचनाएं थी, शाकुंतलम और ये सब जो रचनाएं थी, ये सब संस्कृत में है बच्चों। लेकिन ये साहित्य कहलाया। ये केवल उपनिषद और पुराणों की बात, वेदों की बात नहीं हो रही, ये हमारा साहित्य है। तो वो जो साहित्यिक रचनाएं थी वो हमें संस्कृत में मिली। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृति के रूप में भी बदलाव आता चला गया। अब यहाँ पर लौकिक संस्कृति जो थी, एक तो साहित्यिक रचनाएं थी, दूसरी बात संस्कृत में भी धीरे धीरे बदलाव आए। कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया। कात्यायन, ये नाम याद रखेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये नाम पूछे जाते हैं। तो कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़े रूप को संस्कार दिया, संस्कृत किया, परिमार्जित किया और इसे व्याकरणबद्ध किया कात्यायन ने। उसके बाद पाणिनि ने अपने नियमीकरण के बाद संस्कृत वैदिक संस्कृति का काफी भिन्न है। लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया। उस संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत कहा गया क्योंकि पाणिनि ने उसको व्याकरण के नियमों के साथ नियमबद्ध कर दिया। तो पहले कात्यायन ने किया, फिर पाणिनि ने किया और उसके बाद रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। और जो हम रामायण पढ़ते हैं वाल्मीकि की, वो लौकिक संस्कृति में लिखी गई। तो ये है प्राचीन आर्य भाषा के भेद, दो काल। इसके आगे बच्चों, हिंदी संस्कृत ही है, ये हमें पता है, और उसका जो मानक और परिमार्जित रूप है, परिनिश्चित रूप है, वो अब आकर के आगे बढ़ता गया और कई क्षेत्रों में बढ़ता गया। वो 3 क्षेत्रों में बढ़ गया, पश्चिमोत्तरीय हिंदी और पूर्वी विकसित हो गई। तो ये 3 भागों में फिर बढ़ गई। मध्यकालीन भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश काल। अब इस काल को क्या कहा गया? प्राकृत और अपभ्रंश काल। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। प्राकृत मतलब जो प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ी हो, प्राकृत। तो यहाँ पर लोक भाषाएं धीरे धीरे लोगों ने अपनी जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र की अलग अलग बोलियां डेवलप हो गई, उनका परिमार्जन हुआ, वो बोलियां अलग अलग तरीके से बदल गई, उनको प्राकृत कहा गया। वैदिक और लौकिक काल में बोलचाल की जो भाषा दबी हुई थी वो अनुकूल समय पाकर उसने सिर उठाया और प्राकृतिक विकास होकर के प्राकृत के रूप में बदल गई। व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्रकृति संस्कृत को मानकर उसके प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति करी। प्रकृतः संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, यानी संस्कृत से जो प्राकृतिक रूप से आगे आई, विकसित हुई, वो प्राकृत भाषा हो गई। मध्यकाल में यही प्राकृत 3 भाषाओं में, ये जो प्राकृत थी, जो मध्यकाल की जो प्राकृतिक भाषा बढ़ी, विकसित हुई, उसको 3 भागों में बांट दिया गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक की भाषा। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते, या ये कहें सरल होते होते, 500 ईस्वी पूर्व के बाद काफी बदल गई। 500 ईस्वी तक संस्कृत बोली गई, फिर संस्कृत जो थी वो काफी बदल गई और जो बदली हुई रूप था उसे हमने पाली नाम दे दिया और इसको हम पुरानी प्राकृत या भारत की प्रथम देश की भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसको मागधी भी बोलते हैं। पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। अगर हम पाली भाषा की बात करें तो ये बोलचाल की भाषा है और शिष्ट भाषा है, सभ्य लोगों की भाषा थी। आते आते ये क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर के 4 हो, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, वो एक और उसमें ऐड हो गया, पश्चिमी, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। अब ये 4 तरह से
जो क्षेत्रीय बोलियों की बात हो रही है, ये बोलियां हैं। हम भाषा की बात करें तो पाली भाषा, और जो क्षेत्रीय बोलियां थी वो एक और बढ़ गई, उसमें दक्षिणी बोली भी आ गई। अब प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 तक, 500 से 1 तक पाली, 1 से 500 तक प्राकृत। आते आते ये बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई और इसको प्राकृत की संज्ञा दे दी गई पाली को। जो हम पहले प्राकृत की बात कर रहे थे बच्चों, वो मध्यकाल की भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया क्योंकि वो परिवर्ती रूप था उसका। लेकिन उस प्राकृत भाषा के 3 भाग हो गए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यहाँ हम उस प्राकृत की बात कर रहे हैं। सामान्य मत के अनुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी, सहज भाषा थी, उसे हमने प्राकृत कहा। पाली भी बोलचाल की भाषा ही थी, बोलचाल से ही डेवलप हुई, लेकिन सभ्य लोगों की भाषा थी। ये असंस्कृत थी, इसमें संस्कृत बहुत कम थी और केवल बोलचाल की भाषा को कहा गया। बड़े सहज रूप से ये बोली जाती थी, समझी जाती थी, इसलिए इसको प्राकृत कहा गया। क्षेत्रीय बोलियों की संख्या, अब इस प्राकृत की जो क्षेत्रीय बोलियां थी उसमें कौन कौन सी आई, ये हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी इसकी मुख्य क्षेत्रीय बोलियां रही। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत को 5 रूप में बांटा। शौरसेनी, मथुरा के आसपास के मध्य देश की भाषा जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। पैशाची यानी सिंध की भाषा। महाराष्ट्री, विदर्भ महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है इसमें महाराष्ट्री कहा गया। मागधी जो मगध वाला हिस्सा है, उड़ीसा के साइड का। और अर्धमागधी यानी कौशल देश यानी पूर्वी इलाके, भाषा वो वाली भाषा, वहाँ पर जैन साहित्य भी हमको मिला। तो ये थी प्राकृत भाषा। अब हम अगर अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है जो हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। तो भाषा देश से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। ये हमारी अंतिम अवस्था थी आर्य भाषा के मध्यकाल की। आर्य भाषा के मध्यकाल की हमने प्राचीन काल पहले पढ़ लिया, अब हम ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं। तो मध्यकाल की ये आखिरी भाषा थी। कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्य ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया। अब जो प्राकृत लिखी जाने लगी उस लिखित भाषा को अपभ्रंश कहा गया, अपभ्रंश के नाम से बुलाया गया, और इसका अर्थ होता है बिगड़ी हुई भाषा। तो जो संस्कृत को बिगाड़ दिया वो अपभ्रंश हो गई। बिगाड़ दिया का मतलब खराब नहीं करना है बच्चों। संस्कृत को हमने हिंदी के बोलचाल की सहज भाषा में बदलते गए, धीरे धीरे भाषा बदलती गई, उसको अपभ्रंश कहा गया। ये मध्यकालीन बात हो रही है। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप, अब अपभ्रंश की भी क्षेत्रीय भाषाएं बन गई। उसमें कौन कौन सी थी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। भाषाएं उपभाषाओं में बदलती हैं, उपभाषाएं क्षेत्रीय बोलियों में बदल जाती हैं। तो काल, हम इतिहास की बात करें तो हमने पूर्व काल, मध्यकाल, आधुनिक काल पढ़ेंगे। हम उन कालों में जो भाषाओं का विभाजन था वो पढ़ा हमने, और उन भाषाओं से डेवलप हुई बोलियों के बारे में हम बात करें। जो अपभ्रंश से जो विकसित उपभाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी, ये 5 भाषाएं थी, हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। इन 5 से अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलियां बदली, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि को समग्र रूप से हिंदी कहा जाने लगा, और इन सभी भाषाओं को मिलाकर के क्या कहने लगे, हिंदी। यानी ये जो क्षेत्रीय बोलियों में बदल गई, ये सभी हिंदी का रूप था। कालांतर अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई। और मध्यकालीन हिंदी के बाद जब आधुनिक काल आया, तब हिंदी पूरी तरह से परिनिष्ठित और आधुनिक हो गई थी। मध्ययुगीन हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। जब मध्यकाल चल रहा था तब भक्ति आंदोलन आया था, सूर कबीर तुलसी वाला जो काल था, उस समय हिंदी बहुत फलित हुई, क्योंकि इन सब ने बोलचाल की भाषा का, खड़ी बोली का, ब्रज भाषा के क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग कर करके हिंदी में बहुत साहित्य रचा। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। लोगों तक कौन सी भाषा पहुंची, हिंदी। संस्कृत नहीं पहुंची। और संस्कृत क्यों नहीं पहुंची बच्चों, क्योंकि संस्कृत कठिन भाषा थी, आम लोगों की भाषा नहीं थी। हिंदी आम जनता की भाषा बन गई और वो
लोगों तक। अब आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की पहली भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे। अब जब स्वतंत्रता संग्राम आया तब वो आधुनिक काल आया, साहित्य का आधुनिक काल था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चला। उस समय लोगों से बातचीत करना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का, मीडिया का जन्म हुआ। मीडिया के द्वारा, तब इतना नहीं था जिस मीडिया को आप जानते हैं वो मीडिया नहीं था, लेकिन पत्रकारिता थी। पत्रों और समाचार पत्रों के सहारे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया गया। ये सब किस में आया? आधुनिक काल की हिंदी में। यहाँ हिंदी धीरे धीरे परिमार्जित, परिनिष्ठित होती चली गई। स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्र हो गए 47 के बाद, हमने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। 49 में हमने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया और उसका एक मानक रूप हमने निर्धारित कर दिया कि ये मानक रूप है। उस मानक रूप में बच्चों केवल शुद्ध हिंदी नहीं थी, हिंदी भी थी, संस्कृत भी थी, कुछ बाहर उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा के, लैटिन के शब्दों, बहुत सारे शब्दों को हमने अपनी शब्दावली में समाहित कर लिया। और आज जो हम हिंदी भाषा का मानक रूप जानते हैं उसमें केवल हिंदी नहीं है, बहुत सी भाषाओं के शब्द जो है वो समाहित हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको सोचना पड़ेगा इसकी हिंदी क्या है, जैसे स्कूल, बैग, ये सब जो रोजमर्रा की, मोबाइल, टीवी, ये सब शब्द क्या है? ये हिंदी के नहीं है, ये इंग्लिश के शब्द हैं। लेकिन आपको हिंदी शब्दकोश में भी ये शब्द एज इट इज मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन शब्दों को अपनी हिंदी में समाहित कर लिया है और मानक हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को ले लिया गया। अब आता है इंटरनेट युग की हिंदी। अब इंटरनेट के युग की बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली हिंदी ने, और साधुवाद तो गूगल को भी जाता है। और अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा क्रेडिट गूगल को भी देना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ने हिंदी में खोज करके एक उपलब्धि पाई हमें। और इतना ही नहीं, विकिपीडिया ने तो हिंदी को भी महत्ता दी और उसकी महत्ता को समझते हुए बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हिंदी में दिए हमको और हिंदी भाषा को प्रचार किया और उसका प्रसार किया, और बहुत सारे विषयों की जानकारी हमारे लिए हिंदी भाषा में सुलभ हो गई। आजकल हिंदी भी इंटरनेट की एक अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी, और मेरा मानना है जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सारी सामग्री हिंदी में भी इंटरनेट पर मिलेगी। और ये सच है बच्चों कि आजकल इंजीनियरिंग की, मेडिकल की किताबों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं, अगर हम इसी तरह अपनी हिंदी को, अपनी भाषा को सहारा देते रहे, उसका प्रचार करते रहे, उसका प्रयोग करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषी लोगों को अपनी सभी विषयों की जानकारी अपनी भाषा में होगी। आपने दोहा सुना होगा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें अपनी भाषा में करनी होगी, और जब हम अपनी भाषा में कुछ पढ़ते हैं, अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं, समझते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती हमको या हम कर नहीं सकते या करते नहीं, सभी बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें उनको हिंदी में मिल जाएं तो शायद वो उससे कई गुना अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत कठिन लगेगा। तो बच्चों, ये था हिंदी भाषा का विकास का क्रम। इस क्रम को आप रेखीय चित्र से समझ सकते हैं, जो मैं अब आपको देने जा रही हूँ। यहाँ पर मानचित्र भी दिया हुआ है, उसमें आपको हिंदी क्षेत्र के बारे में पता चलेगा, और जो बोलियों का विभाजन है भारत में वो कैसे कैसे हुआ वो भी आपको इससे पता चल जाएगा, और किस बोली को किस उपभाषा में बांटा गया, कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी उपभाषाओं के अलग विभाजन या बोलियां हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उपभाषाएं भाषा का भाग है और बोलियां उपभाषाओं का भाग हैं, और ये सब हिंदी का ही भाग है। तो ये विभाजन, ये नाम, उनके क्षेत्र आपको याद रखने होंगे। लिख करके 1-2 बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे इस रेखीय चित्र की, तो आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इस पे आधारित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और अगर हो सके बच्चों तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें, तो मुझे लगेगा हाँ, मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। गुड बाय।